Hello students, your subject is International Business Management and today's topic is Internationalization Theory, Location Specific Advantage Theory and Electric Theory। आज के लेक्चर में जो हम डिस्कस करेंगे ये हम आपकी ये 3 थ्योरीज जो हैं इन्हें हम डिस्कशन करेंगे वन बाय वन। इससे पहले जो हमने थ्योरीज जो डिस्कशन की थी वो आपकी इंटरनेशनल ट्रेड की जो थ्योरीज थी उनके बारे में हमने डिस्कशन किया था। तो आज हम इसमें सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेशनलाइजेशन थ्योरी। इंटरनेशनलाइजेशन थ्योरी बेसिकली आपकी होती क्या है कि जब हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि भाई इंटरनेशनलाइजेशन क्या होता है, तो इंटरनेशनलाइजेशन बेसिकली क्या होता है कि जब डिफरेंट जो कंपनीज होती हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वो अपने बिजनेस को एक्सटेंड करती हैं इन अदर कंट्रीज। मीन्स कि उनका जो भी अपना बिजनेस है, जो उनका डोमेस्टिक कंट्री से है, तो वो डिफरेंट कंट्री में जब उसे एक्सपेंड करती हैं तो उस प्रोसेस को आप इंटरनेशनलाइजेशन कहते हो। ठीक है, तो जो आपका ये प्रोसेस है इसी से आपकी ये थ्योरी बनी है इंटरनेशनलाइजेशन थ्योरी। अब बेसिकली इसमें जो लिखा हुआ है, जो इंटरनेशनलाइजेशन थ्योरी के अंदर लिखा हुआ है कि इंटरनेशनलाइजेशन थ्योरी इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट इज यूज्ड टू एनालाइज इंटरनेशनल बिजनेस बिहेवियर। सिंपली आप इसे एक लाइन में समझिए कि जो आपकी इंटरनेशनल थ्योरी होती है ये एक तरीके से इकोनॉमिक थ्योरी है, और सेकेंडरी इसके अंदर क्या होता है कि भाई किस तरीके से जो इंटरनेशनल बिहेवियर होता है, इंटरनेशनल बिहेवियर मींस क्या होता है कि जो डिफरेंट वे ऑफ बिजनेसेस होते हैं कि वहां पर किस तरह इंटरनेशनली वो सारी चीजें आपकी फुलफिल होती है, या किस तरीके से सारी चीजें आपकी एक तरीके से रिएक्ट करती हैं, या किस तरीके से वो चीजें आपको अफेक्ट करती है। तो हमने सिंपल इसीलिए यही लिखा है, जिससे आपको ये क्लियर हो रहा है कि भाई टू एनालाइज इंटरनेशनल बिजनेस बिहेवियर। अब इस इंटरनेशनल बिजनेस बिहेवियर को समझने के लिए हमें बेसिकली हमने यहाँ पर 3 अप्रोचेस लिए हैं, जिनके थ्रू हम क्या करेंगे, हम इंटरनेशनलाइजेशन जो थ्योरी है उसे हम यहाँ पर क्लियरली डिफाइन करेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो आपका अप्रोच है वो अप्रोच है आपका द इकोनॉमिक अप्रोच। फर्स्ट अप्रोच क्या है आपका, इकोनॉमिक अप्रोच। इकोनॉमिक अप्रोच मींस क्या होता है कि जब हम इंटरनेशनली किसी भी कंट्री के अंदर जाते हैं तो हम सबसे पहले वहां पर क्या देखते हैं कि भाई इस पर्टिकुलर जो कंट्री है उसकी क्या इकोनॉमिक कंडीशन है। ठीक है, इकोनॉमिक कंडीशन मींस क्या कि जो कंडीशन है वो आपकी जो इकोनॉमी है वो बूम पीरियड पर है या नॉर्मल है, या आपकी इकोनॉमी डिप्रेशन में गई हुई है। ठीक है, तो वो सारी चीजें हम वहां पर चेकआउट करते हैं। लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि जब भी इंटरनेशनली बिजनेस के अंदर जाते हैं तो हम बेसिकली उन कंट्रीज के ऊपर मेनली ज्यादा फोकस करते हैं कि जहां की इकोनॉमीज जो होती है वो आपकी स्टेबल हो, या वेल प्रॉस्पर्स हो, या आपकी इकोनॉमी कंटिन्यूली वो ग्रोथ पर हो। उससे क्या होगा कि वहां पर जो हमारा बिजनेस होता है, ठीक है, उसके कंटिन्यूली चलने के या उसके एक्सपेंड या उसकी ग्रोथ की जो चांसेस होती हैं वो वहां पर ज्यादा होती है। सेकंड केस क्या होता है कि भाई आप किसी कंट्री के अंदर गए, अभी रिसेंटली आपने वहां पर इन्वेस्टमेंट किया, किसी भी मोड ऑफ वे से आप इंटरनेशनली गए उस पर्टिकुलर कंट्री के अंदर, लेकिन एट अ टाइम वहां पर सारी कंडीशन सही है, लेकिन आफ्टर सम टाइम क्या हुआ कि वहां का जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है या जो वहां की इकोनॉमिक कंडीशन है वो आपकी डाउन होती चली गई, या वो जो इकोनॉमिक कंडीशंस थी वो आपके फेवरेबल नहीं रही। तो उस केस में भी क्या होता है कि वो कहीं ना कहीं हमारे लिए एक तरीके से हार्मफुल होता है, हमारे बिजनेस की ग्रोथ में वो कहीं ना कहीं एक तरीके से ऑब्स्टेकल क्रिएट करता है। तो इकोनॉमिक अप्रोच सिंपल है कि जब आप इंटरनेशनलाइजेशन जाते हो तो आप वहां पर क्या देखते हो, एक इकोनॉमिक अप्रोच भी आप वहां पर देखकर चलते हो। सेकंड जो इसमें अप्रोच है वो है आपका बिहेवियरल अप्रोच। बिहेवियरल अप्रोच की यदि हम बात करें बेसिकली कि जब हम इंटरनेशनली बिजनेस के अंदर जाते हैं या एंटर करते हैं इन डिफरेंट कंट्रीज, तो वहां पर एक बिहेवियरल अप्रोच आप इन द सेंस ऑफ इस तरीके से आप उसे डिफाइन कर सकते हो कि वहां पर क्या होता है कि भाई आप दूसरी कंट्री में जाओगे, आपको डिफरेंट कल्चर के पीपल्स मिलेंगे, डिफरेंट कल्चर की आपको लेबर मिलेगी,
ठीक है, डिफरेंट आपको पॉलिटिकल एनवायरनमेंट मिलेगा, डिफरेंट आपको वहां पर एक तरीके से लीगल एनवायरनमेंट मिलेगा, डिफरेंट टाइप के आपको वहां पर कस्टमर मिलेंगे। तो बेसिकली हमारा मेन मोटिव क्या होता है कि वहां पर हम जब इंटरनेशनलाइजेशन की बात करते हैं कि जो बिहेवियरल अप्रोच है वो हमारे लिए पॉजिटिवली होना चाहिए, ठीक है। बिहेवियरल अप्रोच पॉजिटिवली होने का मतलब क्या है कि उससे क्या होगा कि यदि वो चीजें पॉजिटिव हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए बेनिफिशियल होती है। थर्ड वन आता है आपका द रिलेशनशिप अप्रोच। द रिलेशनशिप अप्रोच का मतलब क्या होता है कि जब हम इंटरनेशनली जाते हैं और इंटरनेशनलाइजेशन थ्योरी क्या कहती है कि भाई आप अपनी कंट्री में बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, आपको अच्छी तरीके से पता है, वेल नोन हो आप कि किस तरीके से अपने सप्लायर के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करने हैं, किस तरीके से फाइनेंसर्स के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करने हैं, किस तरीके से कॉम्पिटिटर्स हैं। तो जब आप इंटरनेशनली जाते हो तो ये सारी चीजें वहां पर चेंज हो जाती है। तो आपको क्या होता है कि जो अपनी एक कोऑर्डिनेशन या आपको एक जो रिलेशनशिप होती है वो सबके साथ वहां पर मेंटेन करके आपको चलनी होती है, ठीक है। मेंटेन करके चलने का मतलब क्या होता है कि आपको प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, प्रॉपर रिलेशनशिप आपकी सप्लायर के साथ होनी चाहिए, प्रॉपर रिलेशनशिप आपकी जो फाइनेंशियर्स है उनके साथ होनी चाहिए, जो प्रॉपर आपकी रिलेशनशिप है वो कस्टमर्स के साथ होनी चाहिए, गवर्नमेंट के साथ आपकी होनी चाहिए। तो ये आपके 3 अप्रोचेस थे कि जब हम इंटरनेशनलाइजेशन थ्योरी की बात करते हैं तो ये आपके कुछ बेसिक अप्रोच थे कि भाई एक हम इकोनॉमिक अप्रोच के ऊपर फोकस करते हैं, दूसरा बिहेवियरल अप्रोच के ऊपर फोकस करते हैं और तीसरा हम किस पर करते हैं जो हमारा रिलेशनशिप अप्रोच होता है, ठीक है। अब उसके बाद जो हमारी सेकंड थ्योरी है वो है हमारी लोकेशन स्पेसिफिक एडवांटेज थ्योरी। सेकंड थ्योरी क्या है हमारी? लोकेशन स्पेसिफिक एडवांटेज थ्योरी। लोकेशन स्पेसिफिक एडवांटेज थ्योरी क्या कहती है कि जब आप गो फॉर इंटरनेशनलाइजेशन, जब आप इंटरनेशनली आप जाते हो, किसी भी कंट्री में जाते हो, तो जाने से पहले आप क्या देखते हो कि आप लोकेशन एडवांटेज वहां पर देखकर चलते हो। लोकेशन एडवांटेज का मतलब क्या है कि भाई कौन कौन से ऐसे कंट्रीज हैं कि जहां पर हमें एक लोकेशनली एडवांटेज मिले। जो लोकेशनली एडवांटेज है वो डिफरेंट फॉर्म में आपकी हो सकती है। मे बी आपकी एक तरीके से कि आप इंडिया में आ रहे हो या इंडिया से किसी दूसरी कंट्री में जा रहे हो या किसी थर्ड कंट्री में जा रहे हो, तो आप वहां लोकेशन क्या कि आपको इजीली लैंड अवेलेबल होनी है या नहीं होनी है, आपको इजीली लेबर वहां पे मिल रही है या नहीं मिल रही है, आपको इजीली टैक्स स्ट्रक्चर वहां पर अवेलेबल है या नहीं है। थर्ड वन उसमें आप क्या देखोगे कि भाई कितने टैरिफ बैरियर्स लगे हुए हैं यदि हम इस कंट्री से अपना बिजनेस ऑपरेट करते हैं इनटू द डिफरेंट कंट्रीज, तो यहाँ पर कितने टैरिफ हैं, कितनी कस्टम ड्यूटी है, क्या इन्होंने कोटास वगैरह सेट किए हुए हैं, तो वो सारी चीजें आप वहां पर देखकर चलते हो। तो आपका लोकेशन स्पेसिफिक एडवांटेज जो थ्योरी होती है वो यही होती है कि जब आप कहीं भी इंटरनेशनली जाते हो तो बहुत सारे आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी आपके होते हैं, ठीक है। तो आप जहां पर आपको बेस्ट एडवांटेज मिलती है आप वहां पर उधर को आपका फोकस जो होता है वो मेनली ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये थ्योरी आपकी यही कहती है कि जो आपका लोकेशन स्पेसिफिक एडवांटेज थ्योरी क्या होती है कि जहां पर जिस कंट्री के अंदर आप जाओगे, ठीक है, आप क्या चाहोगे कि वहां पर आपको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हो या अदर आपके जो भी फंक्शन हो वो आपको एक पॉजिटिवली वे में मिले। तो जब आप इंटरनेशनली जाती हैं बहुत सारी कंपनीज तो वो बहुत सारी चीजें मॉनिटर करके चलती हैं, एनालाइज करके चलती हैं कि भाई कहां पर ज्यादा से ज्यादा हमें लोकेशनली एडवांटेज मिले। अब क्या है कि इसका मैं आपको एग्जांपल दूं, पिछले यदि हम 10 इयर्स की बात करें तो यदि हम चाइना की बात करें तो वहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है आपका बहुत तेजी से बढ़ा है, ठीक है। उस तेजी से बढ़ने का एक मेन बेनिफिट क्या होगा चाइना को, यदि हम आज इकोनॉमी की बात करें तो अमेरिका से बाद में सेकंड नंबर पर जो इकोनॉमी है वो आपकी चाइना की है। तो वहां पर क्या हुआ 10-15 इयर्स पहले कि मेनली जो कंपनीज थी उनका मेन फोकस क्या हो रहा था कि भाई हम चाइना के अंदर गए वहां पर अपना बिजनेस स्टार्ट करें। अब वो चाइना के अंदर क्यों जा रही है कि उन्हें कुछ ना कुछ स्पेसिफिक लोकेशन एडवांटेज वहां पर दिखाई दे रही है, कुछ ना कुछ उन्हें वहां पर जाने का उन्हें बेनिफिट दिखाई दे रहा है। जब भी कंपनी ने क्या किया कि ज्यादा से ज्यादा वो चाइना के अंदर उन्होंने एंटर करना स्टार्ट कर दिया। ऐसी बात नहीं है,
इंडिया के अंदर भी पिछले 10-15 सालों में बहुत इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, या बहुत इंटरनेशनलाइजेशन, या बहुत सारी इंटरनेशनली कंपनीज हमारे कंट्री के अंदर आई है। बट एज कंपेरिजन टू चाइना जो है वो थोड़ा हमारे यहाँ पर जो परसेंटेज है वो कंपनीज की कम रही है। तो ये बेसिकली क्या बेनिफिट होता है, ये एक स्पेसिफिक लोकेशन एडवांटेज होती है कि कहीं पर लग रहा है कि भाई हमें यहाँ पर जाने में इतना फायदा हो रहा है, इतनी टैक्स पे छूट मिल रही है, इतनी हम यहाँ पर इजीली अपनी यूनिट सेटअप कर सकते हैं, इतना बड़ा हमें यहाँ पर कस्टमर्स का वाइड स्कोप मिल सकता है। तो वो बहुत सारी चीजें वहां पर देखने को मिलती है। अब जितनी भी आपकी यूके, यूएसए, फ्रांस या जर्मनी की कंपनीज हैं, ठीक है, किसी भी सेक्टर की आप कंपनीज ले लीजिए, तो उनका मेन मोटिव क्या होता है कि वो इंडिया और चाइना की तरफ अपना वो करते हैं। हालांकि अब क्या हुआ है कि बहुत सारे कंट्रीज ने कि हम चाइना में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, हम उसकी जगह इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो बेसिकली इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का या ज्यादा से ज्यादा एमएनसीज इंडस्ट्रियलाइजेशन करने का या ज्यादा से ज्यादा एमएनसी कंपनीज ओपन करने का एक मेन मोटिव क्या है कि जो इंडिया जो है, एक आज की बात हम करें, एक बहुत बड़ा मार्केट है फॉर द कंपनीज। मार्केट क्यों है? क्योंकि यहाँ पर कंपनीज को लगता है कि और कंट्रीज के कंपैरिजन पर हमें यहाँ पर ज्यादा नंबर ऑफ कस्टमर्स जो है हमें यहाँ पर मिलेंगे। तो वो बेसिकली क्या होगा, उनके लिए बेनिफिशियल होगा। जितनी भी बड़ी बड़ी मोबाइल कंपनी है वो कहाँ पर कहाँ के लिए देख रही है, वो इंडिया के लिए देख रही है आने के लिए। क्योंकि क्या है कि यहाँ पर पॉपुलेशन ज्यादा है, यूजर्स आपके ज्यादा है, तो उनके प्रोडक्ट का जो कंजम्पशन होगा वो भी वहां पर यहाँ पर आपका ज्यादा है। ठीक है, तो ये होती है आपकी स्पेसिफिक एडवांटेज थ्योरी। थर्ड वन जो है वो है आपकी इलेक्ट्रिक थ्योरी। थर्ड वन क्या है? आपकी इलेक्ट्रिक थ्योरी। इलेक्ट्रिक थ्योरी जो बेसिकली होती है एक फ्रेम का, एक आपका 3 डायमेंशनल फ्रेम के ऊपर वर्क करती है, जो आपकी इलेक्ट्रिक थ्योरी होती है। इसे हम इलेक्ट्रिक पैराडाइम भी कहते हैं। इस मॉडल को जो आपका ये मॉडल है, ये जो 3 डायमेंशन मॉडल है, हम इसे इलेक्ट्रिक पैराडाइम भी कहते हैं। और जो आपकी इलेक्ट्रिक थ्योरी है, ठीक है, बेसिकली डिपेंड होती है एक फ्रेमवर्क पर, ओएलआई फ्रेमवर्क पर ये डिपेंड होती है। ओएलआई ओएलआई फ्रेमवर्क या ओएलआई मॉडल क्या होता है? O मींस ओनरशिप, L मींस लोकेशन, I मींस जो है आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो ये पूरी थ्योरी आपकी ओएलआई के ऊपर बेस्ड होती है, आपके ओएलआई फ्रेमवर्क के ऊपर। अब हम बात करते हैं, जब ओएलआई फ्रेमवर्क या ओएलआई मॉडल की बात करते हैं, तो सबसे पहले क्या आता है आपका ओनरशिप। ओनरशिप मींस क्या होता है कि जब कोई भी कंपनी इंटरनेशनलाइजेशन के लिए जाती है या किसी भी दूसरे कंट्री में वो बिजनेस के लिए जाती हैं, तो वो बेसिकली देखते हैं कि भाई वे ऑफ ओनरशिप हमारा क्या होना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, कहीं पर कंपनी केवल डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर देती है, कहीं पर सीधे फ्रेंचाइजी ले लेती हैं, कहीं पर सीधा लाइसेंस वो ले लेती हैं, कहीं पर जॉइंट वेंचर कर लेती हैं, कहीं पर कुछ कर लेती हैं। ठीक है, तो वो बहुत सारी चीजें होती हैं। तो हम इस थ्योरी के अंदर ये डिसाइड करते हैं कि जब हम इंटरनेशनली जा रहे हैं तो हमारा जो ओनरशिप है, ठीक है, ओनरशिप का हमारा वे क्या होगा? ओनरशिप का वे क्या होगा कि हम अपने कंट्री से ही एक्सपोर्ट करेंगे दूसरे कंट्रीज के अंदर, या कंपनी की लाइसेंसिंग लेंगे, या कंपनी की फ्रेंचाइजी हम लेंगे, या जॉइंट वेंचर हम करके चलेंगे, या हम मर्जर करेंगे, या एक्विजिशन करेंगे। दूसरा आपका आता है लोकेशन एंड आपका इंटरनेशनलाइजेशन। लोकेशन मींस बेसिकली क्या होता है कि भाई हमें लोकेशन मींस कि किस कंट्री के अंदर जाना है, ठीक है, किस कंट्री के अंदर हमें अपना बिजनेस सेटअप करना है और कहां पर हम इजीली इंटरनेशनलाइजेशन हम जा सकते हैं, कहां पर हमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम बेनिफिट हो या हमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम एडवांटेज हमें मिले। तो ये बेसिकली आपकी इलेक्ट्रिक थ्योरी जो होती है, ये आपकी ओएलआई मॉडल के ऊपर वर्क करती है। सिंपल है ओएलआई मॉडल, ओनरशिप, लोकेशन एंड इंटरनेशनलाइजेशन मॉडल आपका होता है। आगे इसमें इलेक्ट्रिक थ्योरी में ही मैंने आपका एक डायग्राम बनाया है, जिसमें आपका क्या है कि एक एंट्री मोड स्ट्रेटजी होती है। एंट्री मोड स्ट्रेटजी का मतलब क्या होता है कि भाई आप किस तरीके से दूसरे कंट्री के अंदर आप एंट्री ले सकते हो, किस तरीके से आप अपनी ओनरशिप को कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है, किस तरीके से आप अपना आगे का इंटरनेशनलाइजेशन जो प्रोसेस होता है आप उसे वहां पर बढ़ा सकते हो।
तो मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया है, जैसे एक्सपोर्टिंग है आपका लाइसेंसिंग और फ्रेंचाइजिंग, ठीक है, एक्सपोर्टिंग, लाइसेंसिंग और फ्रेंचाइजिंग, ये तीनों आपके क्या होते हैं, ये आपके कॉन्ट्रैक्चुअल होते हैं और नॉन इक्विटी बेस्ड होते हैं। यहाँ पर आप बेसिकली क्या करते हो, अपना कॉन्ट्रैक्ट करते हो, किसी से फ्रेंचाइजी लेते हो, ठीक है, या किसी की आप लाइसेंस ले लेते हो, या आप डायरेक्ट जो है वहां पर एक्सपोर्टिंग करते हो। तो यहाँ पर क्या है, डिग्री ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल। डिग्री ऑफ ओनरशिप जो होगी आपकी वो भी लो होगी, और जो आपका इन्वेस्टमेंट रिस्क जो होगा वो भी आपका यहाँ पर लो होता है। क्या होता है कि आप एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू काम करते हो, और दूसरा आप इतने लार्ज अमाउंट पर वहां पर नहीं कर रहे हो, तो वहां पर जो आपका रिस्क होता है, या जो वहां पर आपका इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिस्क होता है, या एक तरीके से अनसर्टेनिटी होती है, वो आपकी कम होती है इन तीनों के लिए। इसके बाद आपका क्या है, आप स्ट्रेटेजिक अलायंस हो, ठीक है, या आपने जॉइंट वेंचर किया हो, जैसे जॉइंट वेंचर का मैंने आपको एग्जांपल दिया था, हीरो और होंडा दोनों क्या थे, जॉइंट वेंचर थे, मारुति और सुजुकी दोनों क्या थे, जॉइंट वेंचर थे। या थर्ड है आपका होली ओन्ड सब्सिडियरी। होली ओन्ड सब्सिडियरी का मतलब क्या होता है, सब्सिडियरी का मतलब कि आप किसी भी कंट्री में जाते हो, आप वहाँ के जो भी पर्टिकुलर बिजनेस है उसको आप पूरे को एक्वायर कर लेते हो, उस पूरे बिजनेस को आप वहां पर अपने अंडर लेते हो, और उसके अगेंस्ट आपको जो भी इक्विटी है, जो भी आपको कैपिटल देनी होती है, वो कैपिटल आप वहां पर देते हो। तो यहाँ पर क्या होगा कि इनमें लो रिस्क होगा और लो ओनरशिप कंट्रोल होगा। यहाँ पर आपका क्या होगा, हाई ओनरशिप कंट्रोल होगा, और आपका हाई रिस्क यहाँ पर होगा। यहाँ पर लिखा होगा जो कि क्या आपने अपना बहुत सारा इन्वेस्टमेंट वहां पर कर चुके हो, तो वहां पर कंट्रोल आपका सही रहेगा, लेकिन आपका कहीं ना कहीं वहां पर रिस्क भी आपका रहेगा।